अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस क्लास में वेबसाइट के दीगर पेजेस को भी क्रिएट करते हैं। अब तक हमने खाली होम पेज एक्चुअली क्रिएट किया है, लेकिन दीगर पेजेस भी बहुत अहमियत के हामिल है हमारे हिसाब से। ये हमारे पास हमारा होम पेज है। अच्छा, दीगर पेजेस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ऑब्वियसली आप राइट क्लिक करते हैं, ठीक है ना। शेयर्ड सेलेक्टेड है, ये गलती है आपकी दोबारा से। आपको ऑनलाइन उस्ताद सेलेक्टेड होने चाहिए और उसके बाद आप राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आप ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद देखें HTML पेज क्रिएट करना है, इम्प्री पेज क्रिएट करना है, कंटेंट पेज क्रिएट करना है, ठीक है ना। HTML पेज अगर आप क्रिएट करेंगे तो वो सिंपल HTML का होगा, उसमें रेजर सिंटेक्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन फ्यूचर में मैं इंशाल्लाह ताला रेजर सिंटेक्स पे काम करना है, इसलिए मैं इम्प्टी पेज क्रिएट कर रहा हूँ रेजर वर्जन 3 का। ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब मुझसे नाम पूछा जा रहा है, नाम मैं डिफाइन करूँगा, लेकिन पहले अपनी वेबसाइट को देखना होगा। होम, ब्लॉग, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स। तो मैं ब्लॉग के नाम से एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ, BLOG। स्पेलिंग में सब केस सेंसिटिव हिसाब से छोटी रख रहा हूँ। ये ब्लॉग का पेज मेरे पास क्रिएट हो जाता है। दिस इज़ अ ब्लॉग CS HTML पेज। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और एक और दूसरा पेज क्रिएट करता हूँ। ऐड पे क्लिक करके इम्प्री पेज अगेन, और अब मैं इसका नाम रखता हूँ, what is the name of it, प्रोजेक्ट्स S भी लगाया मैंने, ठीक है ना, प्रोजेक्ट्स। और एक लास्ट पेज एक और मैं क्रिएट करता हूँ, कॉन्टैक्ट्स। फिर बाकी इंशाल्लाह ताला और पेजेस क्रिएट होंगे तो टाइम बाय टाइम देखेंगे, लेकिन एट दिस टाइम हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट अस और मैं एंटर कर देता हूँ। ये देखिए कॉन्टैक्ट्स भी आ गया, प्रोजेक्ट भी आ गया, और उसके बाद अलावा डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी मौजूद था। अब इस पूरे पेज को मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद इधर मैं से पेस्ट कर दूँगा। मसला हो जाएगा क्योंकि इधर ऑलरेडी सिंटेक्स पड़ा हुआ है। अब मैंने पेस्ट किया, ठीक है ना। ये यूँ कह लें, पहले मैंने ओल्ड डेटा को रिमूव किया, इसको मैंने रिमूव किया और उसके बाद मैंने पेस्ट किया। यही इस पेज में भी करना था, कॉन्टैक्ट्स में भी करना था। और उसके बाद अभी आप डायरेक्टली ब्लॉग को भी ओपन करें और ब्लॉग में भी अभी यही करें। इसको आपने सेलेक्ट किया, उसको आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। ये ब्लॉग में भी आपने यही कर लिया। जितने पेजेस आपके जो सारे के सारे क्रिएटेड आपके सामने मौजूद है। अब जो ख़ास चीज़ हम करेंगे वो ये करेंगे कि सब पेजेस के अंदर हम टाइटल जो है वो थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे। इधर मैं क्लिक करूँगा, होम पेज, ठीक है। होम पेज हो गया। प्रोजेक्ट्स वाले पेज में आ जाते हैं, प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मैंने बस ऐसी सिंपल सा लगा दिया है निशान अलग करने के लिए दोनों को, कॉन्टैक्ट अस, और उसके बाद blog.cs HTML यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, ब्लॉग, ठीक है। इस तरीके से ब्लॉग मैंने अलग अलग पेजेस बना दिए हैं। अब मुझे ऑब्वियसली नेविगेशन को भी रनर अप करना पड़ेगा तमाम पेजेस में, क्योंकि नेविगेशन अब तक खाली खेलने के लिए थी। लेकिन अब प्रॉब्लम जो आएगी वो ये आएगी कि अगर मैं इस वाले पेज में नेविगेशन करता हूँ ना, ये इस वाले पेज में मैं हेडर में तब्दीली करता हूँ, तो मुझे जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट में दोबारा करनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट्स में दोबारा करनी पड़ेगी और ब्लॉग में दोबारा करनी पड़ेगी। सब पेजेस में मुझे बारी बारी जो है अपडेटेशन करनी पड़ेगी। इसका एक आसान हल इन्होंने मुझे दिया है कि अगर आपने HTML में सिंपल काम किया हो तो आपको पता होगा आई फ्रेम के ज़रिए आप दूसरे पेज का डेटा HTML में इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपने PHP पे काम किया हो तो इंक्लूड का फंक्शन चलता है। लेकिन अगर आप काम करें ASP.NET पर और CS HTML का फॉर्मेट आपके पास हो तो आप इस्तेमाल करते हैं रेंडर पेज का फंक्शन, रेंडर पेज का मेथड। इसके ज़रिए आप किसी भी दूसरे पेज को किसी भी पेज में इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। मैं हेडर को पूरा, जो मेरा हेडर है ये यहाँ से आई थिंक शुरू होता है, ये अच्छा हेडर यहाँ से आता है, फिर नेविगेशन और हेडर दोनों को, और फूटर को भी मैं अलग फाइल में ले जाऊँगा। नेविगेशन, हेडर और फूटर को मैं अलग फाइल में ले जाऊँगा। सबको हम एक जगह करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, रेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और इसे रेंडर पेज कहा जाएगा इस फंक्शन को। अब मैं क्या करूँगा, देखिए दो तरीके होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइल्स हैं ये एक तरीके से एक कलेक्टेड वे में आ जाए, मिसाल के तौर पर अब आप चाहते हैं, देखिए आपने ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना दिए, इन सबकी मेन्यूज़ आप चाहते हैं एक जगह सेव हो जाएं, बार बार आप चाहते हैं कि ये बार बार आपको डिस्टर्ब ना करें। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हेडर की अलग पेज बना दूंगा, फुटर के लिए अलग पेज बना दूंगा। इसी तरीके से जो नेविगेशन है, नेविगेशन और हेडर को एक जगह रखेंगे। बाय द वे
ये शेयर्ड के फोल्डर में मैं फाइल्स बनाना शुरू करूँगा, ठीक है ना। शेयर्ड के फोल्डर में मैं जाता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने ऐड पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, उसके बाद मुझे मिल जाता है न्यू वर्चुअल डायरेक्टरी, वेब फॉर्म, वेब यूज़र कंट्रोल। मुझे क्लिक करना होगा कंटेंट एम्प्टी पेज, लेकिन रेजर v3। अगर मैं HTML पेज पे क्लिक करूँगा तो वो HTML पेज के लिए क्रिएट होगा, जबकि मुझे CSHTML पेज चाहिए। तो मैं एम्प्टी पेज रेजर 3 पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने किया। उसके बाद ये नाम मांगता है मुझसे, नाम मैं साइट का इसका दे देता हूँ हेडर, और सिंपली मुझे .html या .css देने की ज़रूरत नहीं है। CSHTML ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन हासिल कर लेगा। मैंने इंटर किया और फाइल मेरे पास क्रिएट हो जाती है। ये फाइल मेरे पास आ गई, header.cshtml, और यहाँ भी CSHTML हेडर की फाइल आ चुकी है। नाउ व्हाट टू डू मोर, मज़ीद क्या करेंगे, मज़ीद ये करेंगे कि अब आप आते हैं, मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट हो गया default.css, थोड़ा सा प्लेस चेंज कर देते हैं CSS की, इधर लगा देते हैं, ठीक है इसको। और मैं चलता हूँ डिफ़ॉल्ट में आने के बाद मैं देखें हेडर का एरिया, पूरा हेडर में यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट किया मैंने, नेविगेशन, हेडर नेविगेशन दोनों कट कर लेते हैं। हेडर और नेविगेशन मैंने दोनों कट की, और मैंने इसे इंसर्ट कर दिया, इसको मैंने मिटा दिया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने इसे कंट्रोल S कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर आने के बाद अब मैंने इसको भी सेव किया। अभी मैंने इस पेज पे देखिए, इस पेज को इम्प्लीमेंट नहीं किया है हेडर को। अब मैं सिंपली इसको ब्राउज़र में अगर देखता हूँ तो देखिए मुझे कुछ ऐसा मिलता है, रिफ्रेश, अभी विदाउट हेडर एंड विदाउट नेविगेशन, ठीक है ना। बिल्कुल खाली हेडर और नेविगेशन के बगैर पेज हमारे पास आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें एरिया में मिल जाता है खाली सा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने जो कि इस पेज में इंप्लीमेंट कर दिया है header.cshtml के अंदर। अब मैं इसको फिलहाल चाहूँ तो कैंसिल कर दूँ, या चाहूँ फिलहाल मैं ओपन रखता हूँ इसे। फाइल शेयर्ड के फोल्डर में अंदर मौजूद है। फंक्शन लगाता हूँ, @ लगाऊंगा। पहले आपको पता है रेजर सिंटेक्स के लिए @ लगाया जाता है। @ लगाऊंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा RENDERPAGE रेंडर पेज, और उसको मैं कवर कर दूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद इसके अंदर मैं पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूंगा फोल्डर का नाम, पहले शेयर्ड, अगर S छोटा है तो S छोटा रखना होगा मुझे, शेयर्ड। उसके बाद स्लैश शेयर्ड के अंदर जाने के बाद header.chhtml, ठीक है ना। ये मैंने इधर लगा दिया, इस वे में रेंडरिंग करा दी मैंने फंक्शन की, ठीक है ना। अब मैं इसको ब्राउज़र में चलाता हूँ। अब देखिएगा दोबारा, अब मैं इसको जब रन करूँगा, देखिए यहाँ पे हालांकि फ़िलहाल नहीं है मेरे पास ये पेज। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो अब आपको ये दोबारा हासिल हो गया, ASP.NET onlinestar.com, और आपके ये ब्लॉग etc नेविगेशन और आपका हेडर दोनों आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। दोनों एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा आप साइड बार को भी हम एक अलग फोल्डर में रख के इधर इंसर्ट करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। साइड बार के लिए मैं हेडर को कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल, आप कैंसिल द हेडर, एंड उसके बाद मैं साइड बार के लिए अलग पेज बनाता हूँ। लेकिन इससे भी एक आसान हल है, इससे भी अच्छा, ये दो चीज़ें और मैं आपको बताऊँ। हमें चाहिए कि हम इस फाइल का यानी हेडर का डायरेक्ट एक्सेस बंद कर दें, ठीक है ना। ये जो फाइल है ना हेडर हमारी, ये अच्छा वो मेरे ध्यान में एक पॉइंट आ गया, ये जो हेडर है इसका डायरेक्ट एक्सेस हम बंद कर दें। अगर हम यहाँ पर खोलते हैं इसको मैं मिटाता हूँ डिफ़ॉल्ट को, और इधर मैं लिखता हूँ शेयर्ड का फोल्डर, शेयर्ड के पास स्लैश हेडर, और मैं इंटर कर देता हूँ। तो देखिएगा ये देखिए ASP.NET, और ये विदाउट एनी कलर सिंपल सी शेप में आ रहता है, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस हमें इसका बंद करना है ना। तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो मैं इसकी डिबगिंग बंद करूँगा। डिबगिंग यानी जो मैंने इस पर क्लिक किया था ना, कंटिन्यू किया था, डिबगिंग बंद कर दूंगा, और ये दोबारा प्लेन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। और अब मैं इसकी एडिटिंग कर सकता हूँ, इसको मैं करता हूँ रीनेम, और मैं इसके नाम से पहले, किसी भी फाइल के नाम से पहले अगर आपने अंडरस्कोर लगा दिया हो ASP.NET में, तो ये रूल है कि अंडरस्कोर लगा देते हैं। अब ये फाइल का डायरेक्ट एक्सेस बंद हो गया, ठीक है ना। अब ये फाइल का डायरेक्ट एक्सेस बंद हो गया। अब यहाँ पर आपने देखें CS आ गई, फाइल आ गई आपके पास। मैं दोबारा से गूगल क्रोम में प्ले करा देता हूँ, यानी कि दोबारा डिबग करा देता हूँ, और ये वन टाइम मोर ओपन हो रहा है क्योंकि मैंने रीडिबग कराया ना इसको, तो कोई बात नहीं। इसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डिफ़ॉल्ट के अंदर, और यहाँ पे एक अंडरस्कोर लगा देता हूँ, बिकॉज अब एड्रेस अंडरस्कोर वाला हो चुका है। लेकिन अब डायरेक्ट एक्सेस बंद हो चुका है। अब मैं देखिए इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए जनरल स्टाइल में ये पेज ओपन होता है। हमारी लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसके बावजूद ये रिजल्ट हमें मिल रहा है। सो व्हाट टू डू मोर, अब हम ये करेंगे दरअसल के अब देखिए आपको हेडर के लिए अलग फाइल बनानी पड़ेगी आपको, और उसके अलावा हेडर के अलावा और क्या चीज़ें आपके पास, एक फूटर है, फूटर के लिए अलग फाइल बनानी पड़ेगी। हेडर को सेव करेंगे, फिर जैसे आपने हेडर को सिर्फ रेंडर लगा दिया, इस तरह फूटर को लगा देंगे।
फुटर के अलावा फिर आपको एक फाइल आपको साइड बार के लिए अलग बनानी पड़ेगी। साइड बार जो पूरा आपका साइड बार है, साइड बार के लिए आपको 3 फाइलें तो आपको सामने जो आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए हम चाहें तो लेआउट का पूरा एक पेज बना सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है, ठीक है ना। उसके ज़रिए और अच्छे तरीके से हम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। सो मैं एक पेज क्रिएट करूँगा, डायरेक्ट मैं ऑनलाइन उस्ताद में क्रिएट करूँगा। इसको मैं किसी शेयर्ड फोल्डर में नहीं डालूंगा क्योंकि ये फाइल शेयरेबल नहीं है, ना इसे शेयर कराना है हमने, ठीक है ना। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं एम्प्टी पेज, ये आ गया, स्पेसिफाई नेम, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इसका एम्प्टी ख़त्म किया, इसकी जगह मैंने नाम दे दिया, पहले मैंने अंडरस्कोर लगाया क्योंकि मैं डायरेक्ट एक्सेस बंद कराना चाह रहा हूँ। फिर मैंने लिखा लेआउट डॉट CSHTML, ठीक है ना, layout.CSHTML, ये मेरे पास लेआउट का पेज आ जाता है, ठीक है ना। अब layout.html में दरअसल क्या करेंगे, तमाम डेटा को हम layout.CSHTML में इंसर्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, इसमें तो कम कर दिया ना मैंने, रेंडर पेज लगा दिया तो इसके अंदर हेडर मौजूद नहीं है ना। मैं प्रोजेक्ट के पेज को उठाता हूँ, पूरा पेज में कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल S दबा दिया मैंने, ठीक है ना, इन्हें सेव होगी। लेकिन अब मजीद मुझे इसमें क्या करना होगा, मजीद वो डेटा जो कि यूनिक होगा, हर पेज में अलग होगा, वो कंटेंट एरिया होगा, आपको पता है सिर्फ कंटेंट एरिया नहीं, इतना सा एरिया ना, ये एरिया हर पेज में मुख्तलिफ होगा, ठीक है ना। बाकी साइड बार सब पेजेस में सेम होना चाहिए, ठीक है ना। फुटर सब पेजेस में सेम होगा, नेविगेशन सब पेज में सेम होगी, हेडर सब पेज में सेम होगा। ओनली ऑन जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है कंटेंट एरिया के अंदर जो डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, ये मेन पोस्ट का, ये सब में सेम नहीं होगा, ये अलग अलग होगा। सिर्फ वो डेटा जो अलग अलग होगा आपने उसे रिमूव कर दिया और वहां पर आपने फंक्शन लगा दिया @render और लिखा आपने बॉडी, रेंडर बॉडी, और आपने इसे कवर कर दिया, ठीक है। अब दीगर पेजेस में मुझे क्या करना होगा, मैं मिसाल के लिए प्रोजेक्ट्स के पेज में जो कि बिल्कुल सेम पेज है, क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट के जैसा, फिलहाल इसमें कोई चेंजेस हमने नहीं की सिवाय टाइटल के। सो मैं क्या करता हूँ, इस पेज का तमाम डेटा डिलीट कर देंगे, ठीक है ना, सिवाय कंटेंट एरिया छोड़ के। मैं देखिए अब मैं इस कंटेंट एरिया को करता हूँ कट, कंटेंट एरिया के अंदर जो डेटा मौजूद है इसको मैं करता हूँ कट किया मैंने, और इस पेज का तमाम डेटा मैंने डिलीट कर दिया और मैंने सिर्फ कंटेंट एरिया के जो अंदर जो डेटा था मेन पोस्ट वाला उसे इंसर्ट करके अब एक दफ़ा मैं ब्राउज़र में इसको रिव्यू करता हूँ कि क्या रिजल्ट मुझे मिलता है, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट के बजाय मैं खोलता हूँ प्रोजेक्ट्स और इंटर कर देता हूँ, तो देखिए मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। ये देखें, अवर वेलकम टू अवर वेबसाइट, दिस इज़ एन ऑफिशियल, और ETC खाली देखें यही डेटा दे रहा है और इसमें हमने कोई CSS फाइल भी नहीं लगाई हुई है, तो बिल्कुल सादा सा आ रहा है। लेकिन अब क्या करेंगे, ये लेआउट के अंदर देखें ना, पूरा लेआउट क्रिएट किया हुआ है, कंप्लीट लेआउट वेबसाइट का मौजूद है, खाली कंटेंट एरिया नहीं है। यहाँ पर कंटेंट एरिया मौजूद है, इन दोनों को मैं साथ में रख देता हूँ ना, ठीक है ना। यहाँ पे अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे कंटेंट एरिया के अंदर जो डेटा मौजूद है वो नहीं है, और यहाँ के अंदर खाली वो डेटा मौजूद है तो कंटेंट एरिया का है। अब मैं कहता हूँ कि ऊपर मैंने लगाया एक फंक्शन, मैंने लगाया @ मैंने लगाया, पहले सिंटेक्स लगा रहा हूँ इरेजर, इसके बाद 2 कर्ली ब्रेसेस मैंने लगाए, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने लिखा कैपिटल A कैपिटल L ले आउट, उसके बाद मैं लगाऊंगा = और अब मैं उसके बाद 2 दफ़ा मैंने डबल कोट्स लगाया और अंदर मैंने लिखा उस लेआउट का पेज जो कि इस पेज की लेआउट के तौर पे काम करे। पेज का एड्रेस है @_layout.CSHTML, देखिए सेम फोल्डर में ना, देखिए layout.CSHTML ये रहा, ये सेम फोल्डर मौजूद है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आप इसको ज़रा गौर से देखेंगे, देखिए इस पेज के अंदर रेंडर बॉडी नहीं है, मैं लॉजिक क्लियर कराता हूँ। इस पेज में बाकी कुछ भी नहीं है, इस पेज में रेंडर बॉडी नहीं है, ठीक है ना। अब हुआ ये कि इस पेज के अंदर हमारे पास सारा लेआउट मौजूद है लेकिन रेंडर बॉडी नहीं है, लिंक भी मौजूद है हमारे पास। अब सॉरी, रेंडर बॉडी कह रहा हूँ, कंटेंट एरिया नहीं है। कंटेंट एरिया के जगह मैंने कहा रेंडर बॉडी, पूरी बॉडी को रेंडर कर लिया जाए। इस पेज में मैंने इसे इम्प्लीमेंट करा दिया @ लगा के। अब लॉजिक ये बनाए कि मैंने चूँकि इस पेज को इम्प्लीमेंट करा दिया ना, लेआउट वाले पेज को इस पेज में इम्प्लीमेंट करा दिया, तो लॉजिक ये बनाए कि ये जो पेज खुलेगा, सो पहले ये वाला पूरा लेआउट ओपन हो जाएगा, यानी कि ये पेज पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर ब्राउज़र रीड करेगा कि सर्वर रीड करेगा, उसे रेंडर बॉडी का टैग मिलेगा और कुछ रेंडर बॉडी का फंक्शन मिलेगा और कुछ डेटा नहीं मिलेगा कंटेंट एरिया में। अब यहाँ पर कुछ भी होगा ना,
चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, वो जहाँ पर रेंडर बॉडी मैंने लगाया ना उसकी जगह ये डेटा आ जाएगा। आई थिंक ये बहुत आसान सी लॉजिक है ये डेटा सारा का सारा वहाँ पेस्ट हो जाएगा लेआउट के अंदर जहाँ रेंडर बॉडी लिखा होगा, ठीक है ना। जिन जिन पेजेस में आप लेआउट का ये जो फंक्शन है आप इंसर्ट करेंगे उन पेजेस के अंदर अगर आपने रेंडर बॉडी का फंक्शन इस्तेमाल किया होगा तो ये डेटा जो है आपका जो भी डेटा मौजूद होगा, जैसे project.css.html के अंदर जो भी डेटा मौजूद है ये वहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा जहाँ रेंडर बॉडी लिखा होगा layout.css.html के अंदर। अब एक दफ़ा फिर इसको अगर हम विजिट करते हैं वेबसाइट को तो देखिए ब्राउज़र में मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अच्छा जी, इट इज़ गेटिंग सम काइंड ऑफ एरर एक्सपेक्टेड। अच्छा एरर हमें दे दिया, क्या एरर है, कह रहा है कि ये एक्सपेक्टेड था, सेमीकॉलन एक्सपेक्टेड था जो हमने नहीं लगाया, यहाँ पर सेमीकॉलन एक आना था, सेमीकॉलन, उसके बाद ये हमारा कोड कंप्लीट होता है, ठीक है ना। यानी कि मैंने कहा कि इस पेज में ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट का पेज है इसके अंदर layout.cs.html का पेज आके इम्प्लीमेंट हो जाए, और न सिर्फ इम्प्लीमेंट हो बल्कि उसके अंदर जो रेंडर बॉडी का फंक्शन लगा हुआ हो layout.cs.html के अंदर, उस रेंडर बॉडी की जगह ये वाला फंक्शन लग, ये वाला सारा डेटा लग जाए। जो भी इस पेज के अंदर कुछ भी मौजूद होगा ना, आप कुछ भी लिखेंगे इस पेज के अंदर वो रेंडर बॉडी के अंदर जाके शामिल हो जाएगा, ये रूल है, ठीक है ना। रेंडर बॉडी के अंदर वो डेटा शामिल हो जाएगा जो कि मुतालिका पेज में मौजूद होगा, उस पेज में जिसपे आपने layout.cs.html को इम्प्लीमेंट किया होगा। अब अगर हम एक दफ़ा फिर ब्राउज़र पे देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो इंशाल्लाह ताला हमें व्यू मिलता है, ठीक है ना। देखिए हालांकि project.cs.html के अंदर खाली ये वाले डेटा है, वेलकम टू अवर साइट, और लेआउट के अंदर सारी लेआउट आपकी वेबसाइट की रखी हुई है, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद जो है आपका जो ब्राउज़र है वो रीड करता है क्योंकि सर्वर उसे इम्प्लीमेंट करके कोड को दे देता है। अब देखिए सर्वर पे अगर हम चेक करते हैं, अगर हम इसकी सोर्स कोड देखते हैं तो क्या आती है रिजल्ट में हमारे पास, ये तो आपको पता है कि कन्वर्ट कर देता है। देखिए व्यू सोर्स में जाते हैं, देखिए इसके अंदर क्या आ रहा है, वही टाइटल, ऐसा लग रहा है जैसे कि project.cs.html के अंदर ही आपने एडिटिंग करी है, ठीक है ना। ये नहीं बताया जा रहा है आपको कहीं भी कहीं रेंडर बॉडी का टैग लगा हुआ है या etc। सो बाय द वे इसको मैं करता हूँ कैंसिल। सो ये तरीका मुझे ज़्यादा बेहतर लगा बजाय इसके कि मैं header.cs.html जैसे मैंने किया इस्तेमाल, और मैंने डिफ़ॉल्ट को मैंने कॉल किया रेंडर पेज के ज़रिए, इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो इससे ज़्यादा बेहतर मुझे तरीका कौन सा लगा, लेआउट वाला, ठीक है ना। अब मैं ब्लॉग में भी यही करूँगा, तमाम डेटा डिलीट कर दूँगा। इसको ब्लॉग के अंदर जो मेरे पास ये मेन पोस्ट है इसको मैं कट कर लेता हूँ। बहुत अच्छा, ये बहुत आसान काम हो जाएगा मेरे लिए। इसको मैं कट कर लेता हूँ और उसके बाद तमाम डेटा को मैं डिलीट करके इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा एक ख़ास मसला जो अभी भी उठने वाला है मैं आपको समझाता हूँ। क्या ये प्रोजेक्ट के अंदर से मैंने इसे कॉपी किया, चाहूँ तो मैं कॉपी करूँ, चाहूँ मैं सिंपली राइट कर दूँ, नो मैटर, ठीक है ना। अब मैं ब्राउज़र में देखता हूँ, अगर मैं blog.cs.html को भी लिख कर तो देखिए क्या रिजल्ट मुझे मिलता है। ये प्रोजेक्ट था ना, मैं प्रोजेक्ट को मिटाता हूँ और लिखता हूँ blog.cs.html। देखें blog.cs.html, लेकिन प्रॉब्लम जो अब आई है वो टाइटल की आई है। आपने लेआउट में टाइटल भी दे दिया प्रोजेक्ट के नाम का, और उसके अलावा आपने सब टाइटल भी लेआउट में चला गया ना आपके पास, लेकिन टाइटल को आप यहाँ पर इस पेज में गिवन करेंगे, एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे page.title का, लेकिन पहले लेआउट के पेज में मुझे एडिटिंग करनी होगी। मैं सिंपली इसको करता हूँ कट, फिलहाल ना इसको मैंने कट किया और इसको मैं प्रोजेक्ट्स वाले पेज में कहीं भी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि इससे मुझे भी काम लेना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करूँगा, लेआउट में टाइटल रहेगा, टाइटल लेआउट में रहेगा क्योंकि टाइटल जो है लेआउट का हिस्सा है, लेकिन टाइटल के अंदर जो डेटा है वो हर पेज में यूनिक होना चाहिए ना। जैसे कंटेंट है वैसे टाइटल भी है, तो इसके लिए इन्होंने फंक्शन बनाया, इधर आप लगा दें @page.title, ठीक है ना, page.title, ठीक है ना, page.title मैंने लिखा यहाँ पर। और उसके बाद सिंपली अब आप जाएंगे प्रोजेक्ट्स के पेज के अंदर और यहाँ पर देख रहे हैं आपने लेआउट लगाया, लेआउट के अंदर आपने इधर एक जो लेआउट दी थी यहाँ पे आपने एंटर किया, यहाँ पे आपने लिखा page.title, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन यहाँ पे आप लगा देंगे इक्वल्स टू के अंदर आप लिखेंगे जो भी आपका टाइटल होगा। आपका टाइटल क्या है, यू नो द बेस्ट। इसको आप ऐसे आप कट कर लेंगे बिकॉज ये टाइटल था मेरे पास, इसको मैं इधर पेस्ट कर दिया और सिंपली एक मिनट, और सिंपली देखें यहाँ पर जो ये टाइटल था, यहाँ पर पेज.title है। कंप्यूटर जब इसे रीड करता है या सर्वर जब रीड करता है लेआउट के पेज को तो देखता है कि ये टाइटल की जगह लगा हुआ है page.title और सिंटेक्स लगा हुआ है। तो इस page.title के फंक्शन से ये होता है कि फिर आप जाएंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर और प्रोजेक्ट्स के अंदर जाने के बाद आपको जो है page.title मिल जाता है यहीं पर प्रोजेक्ट्स के पेज में। पहले उसे रीड करके इसे ब्राउज़र पे शो करवा देता है, ठीक है ना। लेआउट शो होती है, लेआउट के अंदर page.title का प्रॉब्लम फाइंड होता है, उसके बाद वो page.title यहाँ से हासिल करता है और इसे फिक्सेट कर देता है, ठीक है। अब ब्लॉग में भी यही होगा क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है page.title लगा है। अब इस पेज में कोई टाइटल है ही नहीं, लेआउट के अंदर कोई टाइटल नहीं है, खाली टाइटल का टैग है और एक फंक्शन लगा हुआ है जिसके जरिए हम हर पेज का अलग टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे मैं एंटर करूँगा और सिंपली लिखूँगा पेज डॉट टाइटल, ठीक है, इज इक्वल्स टू जो भी इस पेज का टाइटल होना चाहिए था ब्लॉग का वो मैं डालूँगा। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ कि इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है ना, और सिंपली खाली जो ये शुरू में लिखा हुआ प्रोजेक्ट्स इधर मैं लिख देता हूँ ब्लॉग, ठीक है ना। फिर यही चीज़ हर पेज में कॉपी होगी, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉन्टैक्ट अस के पेज में भी आपको पता है तमाम डेटा डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल सीधी सी चीज़ है ये, तमाम डेटा डिलीट हो जाएगा। खाली क्या रह जाएगा हमारे पास, मेन पोस्ट का एलिमेंट डिलीट नहीं होना चाहिए, खाली मेन पोस्ट का डेटा रह जाएगा, ठीक है ना, बाकी सब कुछ डिलीट हो जाएगा, एवरीथिंग, वी डोंट नीड एनीथिंग हियर। इसको दीवार से लगा देते हैं, ठीक है ना। और ऊपर हम क्या इंसर्ट करेंगे, एक्चुअली इस पूरे लेआउट को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, इस वे में। और यहाँ ब्लॉग की जगह मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट अस ऑब्वियसली, और बिल्कुल इसी वे में मैंने डिफ़ॉल्ट पे भी काम किया, डिफ़ॉल्ट में रेंडर पेज लगा हुआ है, सो ये डिफ़ॉल्ट में रेंडर पेज ही रहने देते हैं और डिफ़ॉल्ट में जो रेंडर वाली सेटिंग कर देते हैं, ताकि दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए ना। डिफ़ॉल्ट का जो पेज है इसे मैं रेंडर के हिसाब से चलाता हूँ, यानी कि मैं इसके लिए फिर ये करूँगा कि एक और पेज बनाऊँगा, बहुत सिंपल सा 2 मिनट का काम है। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, इससे ये होगा कि आपको रेंडर पेज और रेंडर बॉडी दोनों फंक्शंस आ जाएंगे। मैंने क्लिक किया एम्प्टी पेज के ऊपर, एम्प्टी पेज में क्लिक करने के बाद मैंने बनाया साइड बार और एंटर कर दिया। साइड बार बनाने के बाद ये साइड बार मेरे पास आ जाता है। मैं फ़िलहाल हेडर को कैंसिल कर देता हूँ और अगेन मैंने जो मिस्टेक की है मैं डिबगिंग ख़त्म करूँगा और साइड बार के साथ में अंडरस्कोर लगा दूंगा, रीनेम, और शुरू में आ गया इसके अंदर अंडरस्कोर और मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद डिबगिंग पहले से आप दोबारा स्टार्ट कर दें। बाय द वे साइड बार हो गया और एक फूटर का पेज बनाना होगा मुझे, यहाँ पर फूटर ऐड, और मैं बनाता हूँ फूटर का पेज। इट्स गोइंग टू ओपन अगैन, इधर मैं आकर फूटर का पेज बनाता हूँ अब, ठीक है। बहुत सिंपल से लॉजिक में हम काम कर रहे हैं। ये मैंने क्लिक किया एम्प्टी पेज के ऊपर और अब मैंने बना लिया फूटर। बस 3 पेजेस हमें दरअसल शेयर कराने थे। ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन इस तरीके में थोड़ा सा काम में झंझाल हमारे पास ज़्यादा है, जबकि दूसरे तरीके में बिल्कुल सिंपल सा वे था हमारे पास काम करने का। बाय द वे फूटर को मैं ले जाता हूँ यहाँ पर साइड बार के बराबर में। ओहो, इसमें भी मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया, बहरहाल इस पर लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूँगा, मैं डिफ़ॉल्ट के पेज में से जितना भी मेरे पास पड़ा हुआ साइड बार का डेटा उसे मैं कट कर लूँगा। कंप्लीट पूरा साइड बार मैंने कट कर लिया और कट करके मैंने पेस्ट कर दिया साइड बार के अंदर, पेस्ट, ठीक है। जबकि यहाँ पर मैंने कहा रेंडर पेज का मैंने फंक्शन लगा दिया @ रेंडर पेज, और उसके बाद इसमें मैंने लिखा शेयर्ड का फोल्डर और स्लैश और उसके बाद साइड बार डॉट CSHTML, ठीक है ना। नाउ व्हाट टू डू मोर, अब और क्या करेंगे, अब मज़ीद ये करेंगे कि मैंने टाइटल फूटर को मैं ऐसे कट कर लेता हूँ, कट करने पूरी लाइन कट करनी चाहिए, मैं इसे कट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं फूटर को पेस्ट कर देता हूँ फूटर वाले पेज के अंदर, ठीक है ना। और मैं फूटर को यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, फूटर के अंदर खाली सिंगल लाइन थी, वो सिंगल लाइन मैंने पेस्ट कर दी है, ठीक है ना। साइड बार को भी कैंसिल कर देते बिकॉज हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। फूटर के लिए भी मैं वही फंक्शन लगाऊंगा, यानी कि @ रेंडर पेज। देखें इससे ज़्यादा आसान वो काम ज़्यादा आसान है ना। इसमें देखिए हमारे पास पूरे लेआउट, हर पेज में अलग अलग लेआउट है और किसी पेज में डिस्टर्बेंस हो भी सकती है। मिसाल के तौर पर गलती से आपसे MAN की जगह आपने MA दबा दिया या आपसे कोई वर्ड कोई हुर्फ रिमूव हो जाता है, कोई कैरेक्टर। सो बेहतर सॉल्यूशन लेआउट का ही था, लेकिन बहरहाल ये तरीका आपको आना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं इसको ख़त्म कर दूं, लेकिन बहरहाल ये आपको सिखाना था, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। footer.CSHTML, ठीक है। इसको मैंने footer.CSHTML का पेज भी मैंने रेंडर करा दिया। उसके बाद और भी इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो रेंडरेबल हो, ठीक है ना। कंटेंट एरिया मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये मेरा मेन है, ठीक है। इसको मैंने ख़त्म कर दिया। इस पेज में टाइटल इसी पेज में गिवन किया है मैंने, क्योंकि इसमें रूल ही कुछ ऐसा है, ठीक है। और लिंकिंग भी इसी पेज में हुई है, ठीक है ना। सो अब मज़ीद क्या होगा, वैसे मैं आपको बताऊं लेआउट का ख़ास तौर पर इस्तेमाल बड़े साइज़ की वेबसाइट्स होती हैं, उनमें बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है, क्योंकि एक तो साइज़ में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आती है, ठीक है ना। क्योंकि सारा डेटा आपका लेआउट पेज के अंदर चला गया तो आपके पास कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आएगी। आपकी तमाम लेआउट जो है वो वेबसाइट की, खाली आपको सिर्फ कंटेंट इंसर्ट करना होता है पेजेस के अंदर, तो कुछ ना कुछ चेंज आपको ज़रूर मिलता है। बाय द वे
डिफ़ॉल्ट के पेज में आ जाते हैं और मज़ीद इसमें हम क्या करते हैं, इस फुटर के पेज को क्लियर कर देते हैं, यानी कि अंडरस्कोर ऐड कर देते हैं। आई हैव टू स्टॉप द डिबगिंग, और मैं इधर रीनेम करके शुरू में अंडरस्कोर लगा देता हूँ। अंडरस्कोर लगाने के बाद मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ तो इससे मेरे पास footer.html का नेम मिल जाता है। इस वे में हमने डिफ़ॉल्ट को डिज़ाइन किया। एक दफ़ा मैं ब्राउज़र पे विज़िट करता हूँ, ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट के बजाय मैंने यहाँ पे लिखा डिफ़ॉल्ट और एंटर कर दिया, तो ये देखिए डिफ़ॉल्ट का पेज भी परफेक्ट वे में काम कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा अब तक का काम एकदम सही वे में जा रहा है। और अब मज़े की बात ये कि डिफ़ॉल्ट का जो पेज था हमारा ये अलग था, और इस पर हमने रेंडर पेज का इस्तेमाल किया, जबकि दीगर हमने लेआउट, दीगर पेजेस जो हैं, ये जो पेजेस हैं उनके लिए हमने लेआउट का इस्तेमाल किया। अब एक चीज़ जो जाते जाते मैं कंप्लीट करता जाऊँ वो ये कि मैं हेडर को ओपन करता हूँ, मेरे पास हेडर आ जाता है। बाकायदा तौर पर मैं लिंकिंग कर देता हूँ सब पेजेस की ना, एक टैग में लगा देता हूँ, नॉट दिस थिंग, एच स्पेस ref इज इक्वल्स टू, और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसे कवर किया। कवर करने के बाद मैंने इसमें लिखा डिफ़ॉल्ट UALT.CSHTML, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मुझे स्लैश लगाना होगा क्योंकि ये फाइल थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है ना। default.cshtml ये मैंने गिवन कर दी है, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर, अच्छा एंडिंग में यहाँ पर मैं नहीं करूँगा बल्कि एंडिंग में यहाँ पे करूँगा, ठीक है ना। अब इसी वे में मैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सब में पेस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने पेस्ट किया, इस तरीके से मैंने पेस्ट किया। ओहो ये बहुत गलत, ओहो करतिस, यहाँ इसे मैंने पेस्ट किया, यहाँ मैंने इसे पेस्ट किया। अब थोड़ा सा मुझे इनको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा सही वे में आ गए, ठीक है, सही ऑर्डर में आ गए। अच्छा जी, एक ही टैग को भी कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट। अब ऑब्वियसली जैसा कि आपको पता है कि सबके जो पेजेस हैं उनके नेम भी अलग अलग हैं, तो ब्लॉग, और हाँ बिल्कुल, और उसके बाद ब्लॉग के बाद अब आप मज़ीद क्या लिखेंगे, प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट रीड कर लिया, इससे हमने प्रोजेक्ट ऐड करा दिया इसे। और उसके बाद मैंने डिफ़ॉल्ट, लाजमी सी बात है कॉन्टैक्ट्स का पेज ऐड कराना होगा, वो मैंने ऐड करा दिया, ठीक है ना। अब इसी मेन्यू को मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे मेन्यू को यहाँ से लेके यहाँ तक, और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी करके इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ लेआउट के अंदर भी, ताकि इसमें भी अपडेट्स आ जाए हमारे पास। मैंने इधर से डुप्लिकेट किया, ठीक है ना। अब दोनों पेज में अपडेट्स आ गई हैं मेरे पास, लेआउट्स में भी और हेडर में भी। हेडर के यानी कि मतलब ये है कि मेरे पास अब डिफ़ॉल्ट वाले पेज में भी अपडेट आ गई है, यानी इस पर क्लिक मैं कर सकता। ये देखिए अभी क्लिकेबल बटन है सारे ना, इन सब बटन्स पर क्लिक हो सकता है। मैं ब्लॉग पे जा सकता हूँ, देखिए ब्लॉग का पेज आ गया। देखिए टाइटल अगर आप देखें आपको ब्लॉग नज़र आता है। प्रोजेक्ट के पेज पे क्लिक करता हूँ तो प्रोजेक्ट लिखा हुआ नज़र आता है। कॉन्टैक्ट्स के पेज पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट्स लिखा हुआ आता है। होम पेज पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आप नोट करेंगे होम में या दीगर पेजेस में कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि मैंने दोनों में लेआउट, दोनों का लेआउट अलग तरीके से बनाया, दोनों में रेंडरिंग अलग तरीके से करी है। सो व्यूअर्स, ये क्लास खासी लेंथी हो गई है। इस लेसन में बस इतना ही था, आपको मैंने मुकम्मल तरीके से लेआउट बनाने का तरीका समझाया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद आगे बढ़ेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।